महत्वपूर्ण आयोगों की सीरीज में सिर्फ मानवाधिकार आयोग ही बचे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। तो आज इसको और कवर कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको बहुत ही शॉर्ट नोट्स में पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको, जिससे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और 1.5 घंटे की वीडियो देखने की बजाय आप इस वीडियो को सिर्फ 1 या 2 बार में ही देखने के बाद किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है किस मंत्रालय के तहत आता है, किस मंत्रालय के अधीन होता है। तो ये गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अधीन होता है। इसका गठन किसने किया है? केंद्र सरकार ने। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया है। वो भी इसकी सन याद रखें, 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को धारा 3 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम लाया गया था। उस अधिनियम की धारा 3 के तहत इसका गठन किसने किया? केंद्र सरकार ने, 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, और इसे देश में मानवाधिकारों का प्रहरी के नाम से जाना जाता है। देश में मानवाधिकारों का प्रहरी कौन कहलाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की योग्यता जान लेते हैं, कौन बन सकता है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हो तो भी चलेगा। तो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी या तो है करंट में या रह चुका है, और या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, जो या तो है या सेवानिवृत्त हो चुका है, वो इसका अध्यक्ष बनेगा। एक बार और देख लें, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चाहे वो रहा हो चाहे भी है, और भारत का सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश जो या तो अभी सेवा में है या सेवानिवृत्त हो चुका है, वो इसका अध्यक्ष बनने के योग्य होगा। जो 5 सदस्य हैं, उन 5 सदस्यों में कौन कौन योग्य होगा सदस्य बनने के लिए जान लेते हैं। एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, यानी कि अभी जो सेवा में है या जो अपनी सेवा से निवृत्त हो चुका है वो। एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, एक न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। और जो 3 अन्य सदस्य होंगे, इन 2 सदस्यों के अलावा 3 अन्य सदस्यों को मानवाधिकारों का जानकार होना चाहिए। मानवाधिकारों जिनको विशेष ज्ञान हो, वो 3 सदस्य इसमें शामिल होंगे। 7 अन्य पदेन सदस्य भी होंगे। याद रखें कितने होंगे पदेन सदस्य? 7। इनकी संख्या पूछी जाती है, जिनमें कम से कम कितनी महिला सदस्य होना चाहिए? एक महिला सदस्य अनिवार्य होना चाहिए। और जो 7 अन्य पदेन सदस्य हैं, उनमें कौन कौन शामिल हो सकता है? देखो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का आयुक्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का आयुक्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रमुख, और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए जो आयोग होता है उसके मुख्य आयुक्त। यानी कि इन आयोगों के प्रमुख जो हैं वो इसके अन्य पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, उनमें से ये कम से कम महिला होना चाहिए, जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष भी होती है महिला। ठीक है, इनकी नियुक्ति जान लेते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की सभी की नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अकेले नहीं कर देगा, एक समिति सिफारिश करेगी, तब इनकी नियुक्ति करेगा। और उस समिति में 6 सदस्य होते हैं। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और जो बाकी सदस्य होते हैं उनको जान लेते हैं। सदस्य कौन कौन होंगे? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं, ध्यान रखना, सभापति कौन होता है इसका? उपराष्ट्रपति, वो नहीं होगा। राज्यसभा के उपसभापति इसका सदस्य होगा। और दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेता, लोकसभा का विपक्षी दल का नेता, राज्यसभा में विपक्षी दल का नेता, और केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है,
कौन कौन? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति को, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री हो गए 6। और एक प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होता है वो इस समिति में शामिल होगा। ये समिति मिलकर सिफारिश करेगी कि किस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जाना है और किस किस व्यक्ति को सदस्य के लिए चुना जाना है। अधिक दिन का कार्यकाल 3 ईयर कितना होगा इनका? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो इनमें से वो इनका कार्यकाल होगा। और पुनः नियुक्ति के पात्र ये होते हैं, ये पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं। इन पर विशेष ध्यान रखें आप, कौन पुनः नियुक्त किया जा सकता है, किस आयु के अध्यक्ष सदस्य पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते। लेकिन ये उसके बाद किसी सरकारी पद के योग्य नहीं रहते, किंतु सरकारी नियोजन के योग्य नहीं रहेंगे, सिर्फ दोबारा नियुक्ति इनकी हो सकती है। हटा कौन सकता है इन्हें? राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। इसका हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली। सभी राष्ट्रीय आयोगों के हेडक्वार्टर लगभग दिल्ली में ही है। शक्तियों की बात करें तो इसको किस न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है? सिविल न्यायालय की। ठीक है, सिविल न्यायालय की इसको शक्तियाँ प्राप्त है, यानी कि दंड देने का अधिकार इसको नहीं है, केवल सिफारिश कर सकता है। और नोट डालकर आप नोट कर लें कि ये किस तरह के मामलों के लिए जांच के लिए अधिकृत नहीं है। मतलब अगर 1 वर्ष से अधिक पुराना कोई केस है तो ये जांच नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे मामले के लिए जांच के लिए ये अधिकृत नहीं होगा जिसको घटित हुए कम से कम 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, तो ये जांच के लिए अधिकृत नहीं होगा। इसकी भूमिका की जान लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग की भूमिका कैसी है? सिर्फ सिफारिश वाली, सलाहकारी, क्योंकि इसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। दंड देने का अधिकार इसको है नहीं है। ना तो पीड़ित को ये आर्थिक सहायता दे सकता है। ठीक है, किसी भी पीड़ित को आर्थिक सहायता दे नहीं सकता, अपराधी को सजा भी नहीं दे सकता। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? रंगनाथ मिश्र, इनका नाम याद रखना। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र। इसमें सदस्य अध्यक्ष के अलावा एक महासचिव भी होता है, सेक्रेटरी। वो किस रैंक का होता है? भारत सरकार के सेक्रेटरी रैंक का। भारत सरकार के सचिव रैंक का कोई अधिकारी इसका महासचिव होता है। ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपेगा? केंद्र सरकार को, या किसी राज्य से संबंधित है तो राज्य सरकार को। और अगर केंद्र सरकार को सौंपा है तो केंद्र सरकार कहाँ रखवाएगी इसको? संसद के समक्ष। और अगर राज्य सरकार को सौंपा गया है तो राज्य सरकार इसको विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी।